हेलो, वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सिटी चैनल। तो आपका एग्जाम आ गया है, रसायन विज्ञान का पेपर है। तो रसायन विज्ञान के पेपर में आपका अंकित प्रश्न जरूर आएगा। तो अंकित प्रश्न जो आएगा ज़्यादा तो नहीं आता है फिजिक्स के अपेक्षा, लेकिन फिर भी जो भी आता है तो मैं उन अंकित प्रश्न को यहाँ पर कवर करने चल रहा हूँ। चाहे वो जिस पार्ट से हो, चाहे ठोस अवस्था, विलयन या जितने भी हो, कहने का मतलब सभी पार्ट से मैं जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको मैं कवर करने चल रहा हूँ। कैसे कैसे आपको लगाना है मैं दिखाने चल रहा हूँ। ये मेरे पास विद्या क्वेश्चन बैंक है और इसी क्वेश्चन बैंक से मैं लाइव हल तो रहेगा, इसमें मैं उसे समझा के कोशिश करके हल कराऊंगा जिससे कि जल्दी हो जाए। नहीं तो अगर मैं पूरा हल कराऊंगा ना तो टाइम लग जाएगा, आपको पता ही है। और कैसे न्यूमेरिकल किस टाइप का आएगा वो भी बताऊंगा। पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं आपको हम बेकार करेंगे। बस इसलिए आपको क्या करना है कि पूरा वीडियो ज़रूर एक बार कवर कर लेना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपको कुछ फ़ायदा ही मिले, ना फ़ायदा मिले तब भी कमेंट कर देना, फ़ायदा मिले तब भी कमेंट करना। भला बुरा कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, पर कमेंट तो ज़रूर करना चाहिए। ओके, आपकी मर्जी। चलिए देखते हैं। यहाँ पर अति महत्वपूर्ण अंकित प्रश्नों का हल हम देंगे। लाइव देखना है आपको, कैसे देखते हैं देखिए। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपका ठोस अवस्था। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ठोस अवस्था के से जो भी न्यूमेरिकल है इसमें से देख लेना है, ठीक है। इसके बाद आपका एक पार्ट होगा विलयन, इस पार्ट से भी देख लेना है। उसके बाद है वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन। ये तीनों पार्ट को आप आंकिक प्रश्न के लिए रेडी कर लीजिए। किसके लिए? आंकिक प्रश्न के लिए। और जो समीकरण होता है ना उसको तो आप कार्बनिक रसायन में जाके पढ़ेंगे, उसको मैं भी छोड़ रहा हूँ। जो आपका होता है एल्कोहलिक वगैरह, ईथर वगैरह, वो सब जो होते हैं वो समीकरण रिएक्शन से रिलेटेड होते हैं। तो इनको आप आंकिक प्रश्न के लिए रिलेट करेंगे और इनको बढ़िया से तैयार करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन जो आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर अगर दिखाई ना दे रहा हो तो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको दिखाई दे। लिखा है कि सोडियम धातु घनाकार जालक, सोडियम धातु घनाकार जालक। अब दिखाई देगा, मैं दिखा रहा हूँ, चिंता मत करिए। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, आप देखिए, ये देखिए। सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होते हैं और एकक सेल का कोर इतना पीएम है। और यहाँ पर देखिए एकक सेल में परमाणुओं की संख्या का गणना करना है। किसका? एकक सेल में परमाणुओं की संख्या। एकक सेल में जो होता है ना उसके परमाणुओं की संख्या का गणना करना। अच्छा ठीक है। तो सोडियम का घनत्व भी दिया गया है, परमाणु भार भी उसका दिया गया है, आयोगाद्रो संख्या दिया गया है। सभी चीज़ें आपको यहाँ पेपर में भी मिलेंगी इस तरीके से जैसे दिया गया है। तो क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कैसे कैसे लगा है। तो मैं ज़्यादा लगाऊंगा नहीं, केवल समझाऊंगा कि आखिर ये लगा कैसे है। तो एकक सेल का घनत्व जो है आपका रो देखिए कितना है, Z गुणा M अपॉन A क्यूब गुणा NA। तो ये अपनी जगह पर सबका मान हम जान लेंगे कि कौन सा प्रतीक चिन्ह किसके लिए लागू होता है, इसको आपको ज़रूर जान लेना है। जैसे कि यहाँ पर Z गुणा M दिखाई दे रहा होगा। तो सोडियम का घनत्व आपका इतना मार्क दिया गया है, मतलब इतना। M जो है ना, M आपका यहाँ ये 23 दिया गया है, मतलब परमाणु भार है, वो क्या है परमाणु। और रो जो दिया गया है आपका घनत्व होता है। और उसके बाद सेल की लंबाई, तो अब लंबाई भुजा जो होता है ना, लंबाई उसी तरीके से A यूज होता है ना, तो इसमें लंबाई के लिए भी A यूज होता है। ये दिया गया। अगर संख्या NA बोला जाता है, NA, तो ये भी आपका कितना दिया गया है, इसका तो फिक्स होता है मार्क। ये फिक्स है आपका, जो इसकी संख्या लिखी गई इसको याद कर लीजिए, 6.023 गुणा 10 की घात 23, मतलब 23 घात, ठीक है। ये आपको मान याद कर लेना। अब हम सभी फार्मूले पर, इस फार्मूले पर अगर हम रखते हैं, ये जो सामने दिखाई दे रहा है इस फार्मूले पर रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए कैसे काटा गया है, इसको देख सकते हैं। तो आपको ये 430 यहाँ पर है और 6 कुछ यहाँ पर है। तो ये देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है ना इसको, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम समझाना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर आपका 15 है और 15 गुणा 2 है, तो यहाँ पर इसका घात 2 है और ऊपर से 4 है। तो ये 15 गुणा 2 ब्रैकेट में लिखा है तब 4 लिखा है ना, तो 15 गुणा 2 मतलब 15 का भी और 4 का भी 4 बार करना है, ये तो फिक्स ही है। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि 2 को पहले 2 बार करो तब 4 बार करो, ये बात हो रही है। तो इसलिए आप घात का इसका गुणा कर लेंगे तो 8 घात हो जाएगा, इसमें 8 घात हो जाएगी और इसमें तो आपका वही 4 घात, क्योंकि अंदर से घात लगी नहीं। तो अंदर और बाहर घात को आपको क्या करना है, वो आपको गुणा कर लेते हैं। तो इसी तरीके से इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर हम 430 को 3 बार करेंगे तो जो आएगा, आप 430 गुणे 430 करेंगे तो आ जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए
10 की पावर माइनस 10 यहाँ 30 ये भी हो जाएगा और 23 यहाँ पर है ही। और इस तरीके से इसको जब हम काटेंगे तो आपको पता है कि कितना आ जाएगा। ये हम देखेंगे जेड इधर रखेंगे तो ये हमारा जो है ना सब इधर जाएंगे, ये नीचे जो है इधर जाएगा, नीचे जो है इधर जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं 4/5 गुणा Z/3। तो हम जेड यहाँ अगर छोड़ देते हैं तो मैं जेड यहाँ छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया। अब इसको जब यहाँ पर छोड़ दिया है मैंने तो क्या करूँगा, मैं 3 यहाँ से हटाऊँगा, 3 इधर हटाऊँगा तो नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 3 यहाँ से हट गया और यहाँ कट गया। और जो ऊपर रहेगा नीचे जाएगा, जो नीचे ऊपर जाएगा तो इधर आपका इतना बन गया, ये जेड अकेला हो। उसी तरीके से अगर इसको देखते हैं तो जेड यहाँ पर छोड़ 23 यहाँ ऊपर है तो नीचे जाएगा, बाकी ये सब नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो यही ऊपर चला गया। और 430 को 3 बार यहाँ पर किया गया अकेले अकेले। देखिए तो ये सारा प्रोसेस है, इसको कैसे काटा जाएगा। हमारे चैनल पर इस तरह की सवाल पड़ी हुई है, बहुत सारे काटने वाली, दशमलव का गुणा भाग जोड़ घटाना सभी आपको लास्ट स्क्रीन पर हम दिखा देंगे, वो वीडियो आपको मिल जाएंगी कौन कौन सी हैं जो बहुत आपको इस तरह की कटाने में सरल करेंगी काम, तो उसको देख लेना है, ठीक है। तो एक अक्षर में 2 परमाणु। अब इस तरीके के सवाल लगा लेंगे। एक सवाल इस तरीके की भी लगाना है आपको, ये देखिए इतना ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करना है। इकाई सेलों की संख्या आपका जो कि अन्य सब कुछ दिया गया है, तो जब इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करना हो ना तो पहले तो हम जो यहाँ पर यौगिक दिया गया ना उसका क्या करेंगे, पर अणुभार निकाल लेंगे और उसके मोलों की संख्या निकालेंगे। मोलों की संख्या कहते हैं तो मोलों संख्या इस तरीके से निकलेगा, जो यहाँ पर अणुभार है वो और ये उसका जो होता है कहने का मतलब ये अणुभार हो गया। उसके बाद आप मोलों संख्या इतना ग्राम, जितने ग्राम में वो है उसको दोनों को आपस में बाटा में कर लेंगे तो भाग करेंगे तो 1 में आ जाएगा, क्योंकि कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। और 1 मोल सोडियम, जब हमारा मोल निकल जाए तो 1 मोल में हमें NaCl को निकाल लेना है। कितना इकाई संख्या होती है तो ये फिक्स है, मैंने बताया पहले से ही 6.23 ये अवगाद्रो संख्या है, इसको फिक्स है तो इसको हम रख लेंगे। और उसके साथ साथ NaCl में इकाई सेल में NaCl सूत्र के हिसाब से जो भी यहाँ पर है देखिए इकाइयों की संख्या 4 होती है, NaCl में इकाई संख्या 4। तो अब हम इतना ग्राम और एक इकाई सेल में 4 होता है, तो जब काट देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। ये काटने पर पता चल जाएगा इतना। अगर मैं डीप में जाऊँगा ना, इसको लगाऊँगा ना तो बहुत टाइम हो जाएगा, आपको पता है। उतना टाइम दूंगा तो क्या करेंगे यार। अब देखते हैं दूसरी सवाल इसमें की और पाठ। यहाँ पर देखिए इस तरह की सवाल है थोड़ा। एक तत्व BCC चालक रूप में क्रिस्टलीकृत होते हैं जिसकी कोर लंबाई इतना है तो घनत्व तो तत्व में परमाणु की संख्या होगी। तो ये भी सवाल आपका सेम वही प्रोसेस है कि उसका आयतन दिया गया है उसको निकाल लेंगे और आयतन फिर टोटल में निकालेंगे और कोशिकाओं की संख्या निकाल लेंगे और जब इसको हम काट देंगे तो ये भी सवाल आ जाएगा आंसर। तो ये मैंने दिखा रहा हूँ इसलिए कि ये भी आपको इस तरीके के सवाल ध्यान देना है एक बार। और यहाँ जो चांदी का एक सवाल है घनत्व का, ये ज़रूर ध्यान दे लेना, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल में आती है। चांदी घनी संवेदी संकुलन CCP जालक बनाती है। इसके क्रिस्टल की एक्स किरण जो है जांच से ज्ञात होता है कि एक अक्सर की कोर की लंबाई इतना PM है और चांदी के घनत्व की गणना करना है। यहाँ पर चांदी का दिया गया है, ये क्या है आप समझ सकते हैं क्या, परमाणु भार। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम देखते हैं और सवाल इसमें से कौन इंपॉर्टेंट है। तो और कोई ख़ास सवाल इंपॉर्टेंट है नहीं, एक सवाल यहाँ पर और है लेकिन ये आने वाली सवाल अधिक से अधिक नहीं है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। तो मैं चलता हूँ अगले बिलियन पार्ट पर, जो उसमें सवाल हैं इंपॉर्टेंट उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर बिलियन पार्ट से 2 सवाल सामने आपके हैं। इतना ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली जल में घुला है, बिलियन की मोलरता, तो मतलब मोलरता नॉर्मलता ये सब ज्ञात करने के लिए सवाल आती हैं। तो ये आपका सम्मान दिया गया है। इसके साथ मोलरता का फार्मूला जो होता है, जो यहाँ पर NaCl हो कुछ भी हो उसके मोलों की संख्या ऊपर होना चाहिए और जो बिलियन हो वो आयतन लीटर में होना चाहिए नीचे। यही ध्यान देना, ऊपर जो होगा मोलों की संख्या होगी, जो तत्व जो यौगिक यहाँ पर होगा जो मिलाया जाएगा वो ऊपर होगा उसका मोलों की संख्या और नीचे होगा कितना बिलियन द्रव्यमान, मतलब कितना बिलियन का आयतन है। तो इस तरीके से अब मोलों की संख्या कब निकाले जाएगी, जब NaCl का भार निकालेंगे कितना भार में है और उसका अणुभार, उस यौगिक का अणुभार भी देखेंगे कितना है और ये कितना इसमें है। तो इस तरीके से इसमें फार्मूले पर रखकर इसके सभी चीज़ें अणुभार यहाँ पर NaCl का निकाला गया है। अणुभार कैसे निकाला जाता है, जो तो आपके तत्व होते हैं जितने उनका सबका परमाणु भार जो होता है ना उसको रखते जाते हैं। जैसे आपका मान लीजिए क्लोरीन है तो 17 होता है तो 34 आसपास 35 के आसपास उसको रख लेते हैं। तो वही चीज़ है ये आपका। तो ये आपको रखेंगे तो और काटेंगे तो आ जाएगा इस तरह की। इसकी सवाल मैं लगा चुका हूँ अपने चैनल पर, मैं 2 बार लगाया हूँ पूरा पार्ट। ये तीनों पार्ट को मैं कवर किया हूँ, जाके हमारे चैनल पर देख लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगी ये सारी सवालें। और उसके बाद एक सवाल उसी सेम सवाल उसी तरीके से मोलरता, इसमें मोलरता की गणना इसमें भी करना है। तो इसको भी आपको वही प्रोसेस लगाना। अगर ये सवाल समझ जाते हैं लगा लेते हैं तो कोई गड़बड़ नहीं होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
उसके बाद देखते हैं और कौन सी सवाल है। तो यहाँ पर एक सवाल दिखाई दे रही होगी, 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 मिली जल में घोला गया और इसकी मोलरता में नॉर्मलता गणना करना है। तो ये इतना है सवाल, इसको गणना करना है आपको मोलरता और नॉर्मलता की, ठीक है। तो यहाँ पर इसको काटे, टोटल वही सवाल है यार। NaOH की मोलों की संख्या ऊपर लिख दीजिए और विलयन का आयतन लीटर में जो है इसको ले। अब जो है NaOH की मोलों की संख्या कैसे निकालिए, मोलों की संख्या वैसे निकाली जाती है, उसका जो भार हो, जो कुल भार हो उसको ऊपर लिख दीजिए, उसका अणुभार जो नीचे रहिए और दोनों को काट दीजिए तो निकल जाएगा मोलों की संख्या। या तो मोलों की संख्या पहले निकाल लीजिए या तो यहीं पर डायरेक्ट काट करके लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। हमारा कहने का मतलब ये है, एक बार समझिए नहीं तो आप कहेंगे कि यही कैसे हो रहा है। देखिए ये है आपका NaOH है, ठीक है। तो NaOH है, अब Na का कितना होता है परमाणु भार बताइए कितना होता है। Na का 11 होता है, 11 दूना 22 होगा, मतलब 23 मानेंगे इसको, कितना मानेंगे 23, ठीक है। प्लस कितना Na है, एक ही है तो 1 से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। O कितना है, एक ही है तो 1 से गुणा, 1 गुणा का मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। O का कितना होता है, O का होता है 8, 8 दूना 16 हो गया। प्लस H का कितना होता है, इसका एक ही होता है 23, 1 24, 24 और 10 34, 6 40, कितना हो गया 40। तो यही है 40, इसमें जो इसमें लिखा गया है ये 40, देखिए 40 ये अणुभार हो गया, क्या हो गया अणुभार। अणुभार ऐसे निकाला जाएगा, ठीक है, क्या अणुभार ऐसे निकाला जाएगा जैसे निकाला गया, ये अणुभार हो गया। और ये देखिए अणुभार जो है उसके ऊपर जो है वो आपका उसमें बिलियन में भार है उसका कितना, तो बिलियन में देखिए 4 ग्राम NaOH है तो ये ऊपर हो गया। बाकी आपको आयतन लीटर लिखे, लीटर मीटर, अगर देखिए आपका मिलीलीटर में है, लीटर में है तो आपको 1000 से इसमें आपस में रिलेटिव करके गुणा या भाग कर सकते हैं जैसे भी यूनिट छोट बड़ा आए, तो ये काम करना है। एक सवाल यहाँ पर इस तरीके के देख लेते हैं। फिर उसके नीचे एक सवाल और है, यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, 10 ग्राम विलायक में विलय का 1/10 मोल खुली तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोललता इसमें है, क्या है मोललता, मोलरता और नॉर्मलता हो गई, मोललता हो जा रही है तो मोललता भी आपको निकालना है, वही सारा प्रोसेस है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लगाएंगे। फिर आ जाते हैं यहाँ पर एक सवाल है, H2SO4 का नमूना है, इतना % आपका है और इसका घनत्व भी आपका दिया गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ये सारा प्रोसेस हम अपनाएंगे जैसे भी अब दिया गया है, मतलब जो जो चीज़ दी गई पहले उसको लिख लेते हैं, फिर जो हमें निकालना है उसको हम सूत्र को लगाते हैं और जो ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से निकालते हैं। तो सारा चीज़ है आपके सामने है, इसको मैं दिखा दे रहा हूँ, टाइम लगेगा अगर मैं इसको लगाऊंगा, मैं बता दे रहा हूँ। तो बिलियन पार्ट से ये भी सवाल है एक, इसको भी देख लेना है। मोलरता की करना, तो मोलरता पर और नॉर्मलता पर और मोलरता पर सभी पर जो एक एक टाइप दो टाइप जो भी सवालें बची हैं आपके ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आपको सवाल मिलने वाली है। मैं सीधी बातें ही बता रहा हूँ, क्या मतलब टाइम बेकार करूँ, ठीक है। और एक सवाल यहाँ पर बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए, 440 ग्राम विलायक की 20 ग्राम NaOH में घुला है। तो सेम सवाल ये भी है, तो मोलरता इसमें भी निकालना है और कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। अब हम आ जाते हैं इस टाइप के सवाल पर, ठीक है, जिसमें आपका देखिए कुल वाष्प दाब निकालना होता है। क्या निकालना होता है, कुल वाष्प दाब, कभी कभी कुछ, तो ये फार्मूला जो होता है इसको, या फिर आपको यहाँ पर एक सवाल है, यहाँ पर देखिए ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्या मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक भी आपको ये सूत्र आपको याद कर लेना है जो यहाँ पर लिखा गया है, जो यहाँ पर लिखा नहीं गया इसको लिखा लेना है। और ये बात ध्यान रखना, जो स्मॉल जो होता है ना, स्मॉल w, वो विलेय का भार होता है। ध्यान दीजिए विलेय और विलायक, देखिए एक गिलास है, ये क्या है बीकर है मान लीजिए, इसमें पानी भरा हुआ है, तो ये पानी जो होगा ना वो विलायक हो गया, क्या हो गया विलायक हो गया। और इसमें मैंने अलग से नमक डाल दिया, क्या डाल दिया नमक, तो ये आपका क्या हो गया विलेय हो गया, क्या हो गया विलेय। विलेय का मतलब जो उसमें तो बड़ा कौन माना गया, बड़ा कौन माना गया, बड़ा का मतलब जिसकी औकात अभी बची हुई है। तो नमक तो घुल गया तो औकात किसकी बची है, विलायक की। विलायक कौन सा था, पानी था, क्या था पानी था। तो यही है छोटा बड़ा का फ़र्क यहाँ जानने के लिए, जिससे फार्मूला आपको याद रहे। देखिए तो यहाँ पर आपका स्मॉल w है तो मतलब विलेय का भार, मतलब क्योंकि नमक छोटा था तभी तो गल गया, जो डाला जाएगा जो विलेय रहेगा वो स्मॉल w होगा और जो कैपिटल W होगा विलायक का भार होगा। तो 100% ग्राम, ये सारा चीज़ें दी गई हैं। m भी इसी तरीके से छोटा बड़ा समझ लेंगे, ठीक है। और ये सब चीज़ रखने के बाद, सारी चीज़ें रखने के बाद इसको हम हल कर लेंगे तो ये भी आ जाएगा। उन्नयन स्थिरांक ये हो गया आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक, और आणविक उन्नयन स्थिरांक ये है। बस सवाल वही सारी चीज़ें हैं, लगाने लें, ठीक है। तो इसमें के सवाल इस तरीके से थे। कुछ सवाल यहाँ पर है आपके सामने, देखिए अवनमन स्थिरांक क्या है, अवनमन स्थिरांक। अवनमन स्थिरांक का यहाँ पर है आपका
ये सूत्र है, सारा सूत्र वही है जैसे उन्नयन स्थिरांक था वैसे अवनमन स्थिरांक है। पूरा प्रोसेस पर हम सवाल को रखेंगे और लगाएंगे। अगर दिक्कत कहीं पर हो काटने में तो बताना। ये काटने वाली चीज़ है हम बता चुके हैं एक बार पहले भी। यहाँ 75 से 75 काट सकते हैं। काटने के लिए मैं प्रोसेस बता सकता हूँ चाहते हैं तो। देखिए ये 0.75 है और ये 75 है, तो इसमें दशमलव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर 10 का गुणा कर देता हूँ, यहाँ भी 10 का गुणा कर देता हूँ, तो ये हट जाएगा। तो इसका मतलब ये हट जाएगा ये भी। तो अब यहाँ पर यही बचा 10, ये बचा तो 75 ही करना, 75 एक और ये 10 मिलाकर मतलब 10 बच रहा है। तो इसको जब काट देंगे से यहाँ 10 बचेगा और यही 10 से हम चाहें तो हम दशमलव हटा सकते हैं। यहाँ से दशमलव यहाँ हटा दीजिए, एक अंक पर है दशमलव हटा सकते हैं। जैसे भी लगाइए आपको कट जाएगा। मैं इस तरह के सवाल लगा चुका हूँ कि प्रश्न पूरा कैलकुलेशन दशमलव का जोड़ घटाना गुणा एकदम बच्चे की तरह बताया हूँ, जाके देख लीजिए मेरे चैनल पर। इन डिस्क्रिप्शन पर वो वीडियो दे दूँगा और ऊपर आई बटन फिर भी दे रहूँगा, देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको आई बटन पर मिलती रहेगी। तो ये होगी सवाल। उसके बाद एक सवाल यहाँ पर है और ग्लूकोज और भार का इतना ग्राम जल में घोलने पर हिमांक कितना है, तो इस अनुमान स्थिरांक। तो अनुमान स्थिरांक उन्नयन स्थिरांक जो भी है सारी चीज़ें आपको सवाल उस तरीके का लगा लेना है, ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, मैंने कितनी पर सवाल बताया, एक हो गया मोलारता, दूसरा हो गया मोललता और नॉर्मलता और उन्नयन स्थिरांक, अनुमान स्थिरांक, क्या अनुमान स्थिरांक, ठीक है। तो ये सवाल लगा लीजिएगा, ठीक है। जो भी हैं सभी को लगा लीजिएगा। बाकी अब आ जाता है मोल प्रभाज। क्या आता है, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज पर सवाल भी लगा लेना है। किस पर, मोल प्रभाज पर ही। तो मोल प्रभाज पर सवाल कैसे लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। उनके मोलों की संख्या जैसे निकालते थे उसी तरीके से निकालेंगे। और यहाँ पर देखिए अनुमान स्थिरांक पर फिर से सवाल पूछी गई है। यहाँ देखिए ये सवाल सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लगा लीजिएगा, नहीं तो आपको विद्या में मिल जाएगी। तो ये आपका अनुमान स्थिरांक यहाँ पर है एक सवाल। और उसके बाद विलयन में यहाँ पर परासरण दाब ज्ञात करना है, परासरण दाब यहाँ पर इसमें ये सवाल। तो अनुमान स्थिरांक पर ज़्यादा सवालें हैं और मोल प्रभाज पर भी सवाल को आपको देख लेना है। किस पर, मोल प्रभाज पर। यहाँ पर देखिए मोल प्रभाज, तो एक हो गया आपका मोल प्रभाज। मोल प्रभाज पर भी देख लेना है, ठीक। तो इस तरीके की मोललता जितने भी पॉइंट थे हम यहाँ पर लिख दिए। तो इस तरीके की इसमें सवालें जो भी आ रही हैं आप एक एक करके क्रम से लगा लीजिएगा और आपको कोई परेशानी नहीं है। परिभाषा भी देखिए यहाँ पर याद कर लेना है। परिभाषा मोलांश, मोललता, मोलरता, द्रव्यमान परिषद, इसको परिभाषा टिप्पणी में लिखने को आएगी, आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला पार्ट बनता है वैद्युत रसायन, उसमें देख लेते। देखिए वैद्युत रसायन में कोई बहुत ज़्यादा सवाल नहीं रहती है, फिर भी यहाँ पर देखिए मोलर की चालकता, मोलर की चालकता का परिकलन कीजिए। एक सवाल है यहाँ पर, ये दिखाई दे रहा होगा, ये सवाल है इस टाइप की, या फिर आपका इस टाइप की सवाल पूछी जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए द्रव्यमान की गणना कीजिए, ये सवाल है। या फिर आपका इस तरीके से सवाल हो गया, ठीक है। ये आपकी एक क्रिया द्वारा इसे बना रहेगा, तो इस तरीके से सवाल। ये भी सवाल मैं अपने चैनल पर बताया हूँ, मैं अब बताऊँगा नहीं सवाल, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। मैं सवाल दिखा दे रहा हूँ, इस तरीके से सवाल लगा लेना है आपको। उसके बाद अब आ जाना है यहाँ पर इस तरीके के सवाल जो मैंने समीकरण से दिखाया। तो यहाँ पर समीकरण द्वारा जो सवालें होती हैं इसको आप लगा लीजिएगा, ठीक है। इसको आपको लगा लेना है। तो इस तरीके के सवाल आपको मिलती रहेगी। और इसके बाद जो पार्ट है ना उसमें देख लेते हैं। ये सवाल देख लेना, ऐसा नहीं है कि मैं बता नहीं रहा हूँ, तो आपको ये सवाल देख लेना है। विद्युत वाहक बल की गणना करना हो, विद्युत वाहक बल वाले सवाल इसमें लगा लेना है। और अब आ जाता है आपका रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी में आपको ये प्रथम कोटि की अपक्रिया पर जितने भी सवालें हैं ये आपको सवाल लगा लेना है। रासायनिक बलगतिकी पर प्रथम कोटि की अपक्रिया पर जो भी सवाल बच रही है, अर्धायु पर वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि की अपक्रिया वेग स्थिरांक और अर्धायु, 100% आपको अर्धायु वाली सवाल को लगा लेना है। मैंने क्या बोला, देखिए वेग स्थिरांक, क्या वेग स्थिरांक, अर्धायु, प्रथम कोटि की अपक्रिया या शून्य कोटि की अपक्रिया से रिलेटेड जो भी सवाल हैं दिखा दे रहा हूँ इस तरीके की। 60 मिनट का समय लगता है। और उसके बाद कोटि के वेग स्थिरांक याद कीजिए, वेग स्थिरांक याद कीजिए, ये सवालें हैं। यहाँ पर देखिए अपक्रिया का वेग स्थिरांक प्रथम कोटि इतना सेकंड बाद इतना होती है, तो ये सवाल है। इस तरीके के सवाल आपको जरूर लगा लेना है। यहाँ पर एक सवाल है, इसको भी देख लीजिए, नोट कर लीजिए। प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायु काल 60 मिनट है और कितने समय में अपक्रिया का 90% भाग पूरा। 100% इस तरह की सवाल आती है, याद करके रख लीजिएगा। इसी तरीके के सवाल आपको याद कर लेना है, मतलब लगा लेना है। बाकी इसमें यह सवाल है नहीं। तो पार्ट इतने पार्ट से हैं जिसमें से आपकी सवालें आनी हैं और अधिक से अधिक सवालें और कहीं से आती नहीं हैं। तो पार्ट मैंने नोट करा दिया, आप एक बार कोशिश करिएगा कि कौन कौन से पार्ट मैंने बताया
ठीक है। यहाँ पर ठोस अवस्था एक भूल गया था, रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी, ये 4 पाठ आपको न्यूमेरिकल के लिए रेडी कर लेना है आज ही, ठीक है। मैंने जो जो सवाल दिखा है इतनी सवाल लगा लीजिए, 100% आपको मिल जाएगी। ओके, चलता हूँ। इन स्क्रीन पर जो भी वीडियो मिले ज़रूर एक बार ट्राई कर लेना, और हमारे चैनल पर जो भी वीडियो है उसको भी देख लेना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल चुका हूँ, दीर्घोत्तरी, लघुत्तरी, सभी चीज़ें, न्यूमेरिकल, सब कुछ डाल चुका हूँ यार। चैनल पर एक बार विजिट करिए, और जैसा लगे कमेंट जरूर कर देना, लाइक शेयर जरूर कर देना यार। लाइक कोई करता नहीं है, शेयर भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं। गुड लक, अच्छे से परीक्षा पास हो, परीक्षा पास होंगे यार, ऐसा कोई दिक्कत ना समझिए, पास होंगे आप, कुछ चिंता ही खत्म कर दो, पास हो जाएंगे यार। ऐसा पास ना होने की गारंटी मेरी है कि आप पास हो जाएंगे, मुझे पता है, ठीक है। चिंता मत करो, एकदम खुल करके हंस करके आप लाइक और शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और आप पास होंगे 100%, ये मेरा वादा है, पक्का है, पास हो जाएंगे। चाहे आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो ये पास हो जाएंगे, बस आपको भरोसा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, भरोसा बना लिए हैं तो अच्छी बात है। चलिए, थैंक यू।